हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज से साइंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हम लेंगे दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। लास्ट ईयर हमने टाइम एंड डिस्टेंस वाला, टाइम एंड मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था। उसमें यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी चीज़ें थी। तो ये जो मूवमेंट था, जो मोशन था, बेसिकली वो किस वजह से होता है। और मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम अपने आसपास देखते रहते हैं, जैसे कि कार मूव कर रही है या कोई जना किसी चीज़ को खींच रहा है तो मूवमेंट आता है, बॉल फेंकते हैं तो मूवमेंट आता है, बोट अगर चलती है, नाव चलती है, शिप चलती है तो मूवमेंट होता है। तो बेसिकली जो भी मोशन हो रहा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, उसका बेसिक रीज़न जो है वो रीज़न होता है फोर्स। फोर्स कॉजेज द मोशन। फोर्स जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो बेसिकली फोर्स क्या चीज़ है। फोर्स इज पुल और पुश दैट मेक्स द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, बेसिकली पुल एंड पुश है। या तो पुल है दैट मीन्स हमने अपनी तरफ खींचा, या पुश है हमने अपने से दूर उसको फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो एक्सर्टिंग फोर्स टूवर्ड्स योरसेल्फ, जब हम अपनी तरफ कोई चीज़ फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो पुल कहलाता है, और जब हम अपने से दूर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो पुश कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पुल और पुश है, जिससे कि एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। दैट मीन्स हम फोर्स को किस पर्टिकुलर यूनिट में मेजर करते हैं, उसको न्यूटन में मेजर किया जाता है। अब फोर्स अप्लाई करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है, वो नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो नेसेसरी कंडीशन है कि फोर्स जो है उसके लिए जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए, एक कांटेक्ट होना चाहिए, एक इंटरैक्शन होना चाहिए। जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन होगा तभी फोर्स जो है इट कम्स इनटू प्ले। ठीक है ना। तो फोर्स के लिए ज़रूरी है ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे तब जाके फोर्स अप्लाई होता है। अब फोर्स के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं। फोर्स का जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज होना और उसकी डायरेक्शन में चेंज होना, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। मतलब स्पीड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, इन दोनों को मिला के बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ अपनी तरफ आती हुई, जैसे बॉल होती है, ठीक है ना, उस बॉल को हम क्या करते हैं, अगर हम उसको बॉल से हिट करें, बैट से हिट करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल उस डायरेक्शन में चला रहे हो जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, तो जब आप पैडल मारोगे, फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आप विंड जिस तरफ ब्लो कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो उससे क्या होता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो स्पीड का इंक्रीज होना, स्पीड का डिक्रीज होना या डायरेक्शन में चेंज होना। हमने बैडमिंटन खेला, हिट किया तो कॉक का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। बैट और बॉल खेल रहे हैं आप, तो आपने बैट से बॉल को हिट किया, डायरेक्शन चेंज हो गया। किक किया हमने, फुटबॉल को किक किया तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं स्टेट ऑफ मोशन के। दैट मीन्स स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज होना और उसके डायरेक्शन में चेंज होना। फिर है शेप में चेंज होना। फोर्स की वजह से शेप भी चेंज होती है। जैसे कि अगर हम बलून है, बलून को इन्फ्लेट करते हैं, मतलब बलून फुलाते हैं, तो बलून का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम कोई भी स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस में अगर हम कोई चीज़ वेट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो जैसे ही हमने स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर वेट या फोर्स अप्लाई किया, वैसे ही उस स्प्रिंग बैलेंस का साइज़ क्या हो जाता है,
चेंज हो जाता है। जैसे हम अगर हम लेमन स्क्वीज़ करते हैं, नींबू को निचोड़ा, तो नींबू को जब हम निचोड़ेंगे तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। या फिर अगर आप देखें, जैसे आप सबकी मदर्स जो हैं वो घर में आटा गूंथती हैं, तो वो जो डो होता है, ठीक है, वो डो को हम रोल करते हैं, बेलन से रोल करते हैं, तो उसका शेप में क्या होता है, चेंज आ जाता है। तो जो हम बेलन से रोल कर रहे हैं, या इन सभी एग्जाम्पल्स में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, उसके शेप में चेंज, ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज आ रहा है। फिर नेक्स्ट इज देयर इज चेंज, इट मेक्स द ऑब्जेक्ट मूव। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होगा उसको हम फोर्स अप्लाई करके मूव कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग पोजीशन में होगा तो हम फोर्स अप्लाई करके उसको एकदम रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्रिकेट में देखें तो जब कैच करते हैं तो मूविंग बॉल होती है, उस मूविंग बॉल को जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करके पकड़ते हैं, हालांकि हाथ में थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। या हम ग्राउंड में देखते हैं, फुटबॉल ग्राउंड में देखते हैं, उसमें भी यही चीज़ होती है, ठीक है। तो जो गोल्फ कीपर होता है वो क्या करता है, वो बॉल को पकड़ लेता है, स्टॉप कर देता है, इस तरीके से गोल को बचाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां हम इन फोर्स का इफ़ेक्ट देख सकते हैं, चाहे वो इफ़ेक्ट स्टेट ऑफ मोशन हो, या उस ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज होना हो, या कोई ऑब्जेक्ट को हम मूव, रेस्ट पोजीशन से धक्का मार रहे हैं तो मूव कर रहे हैं, या कोई मूविंग पोजीशन हो और हम उसको रोक रहे हैं। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट पोर्शन है टाइप ऑफ फोर्सेस। दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स फिजिकली एक दूसरे से एकदम पास होते हैं, फिजिकली इंटरैक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसमें दो तरीके के फोर्सेस आते हैं, मस्क्यूलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स मतलब मसल्स के फोर्स के थ्रू जब फोर्स जो है वो मसल्स के थ्रू अप्लाई किया जाता है, उसको हम मस्क्यूलर फोर्स कहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ हमने नीचे से उठाई, तो नीचे से जब हम कोई चीज़ उठाएंगे तो हम अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं, हम उसको लिफ्ट करने में मसल्स का यूज़ करते हैं। कूली जो है वो सामान उठा के अपने सर पे रखता है, तो वो मस्क्यूलर फोर्स है। या फिर जब बुलक कार्ट खींची जाती है, बुलक के थ्रू जब कार्ट को खींचा जाता है तो भी वो उसके मसल्स का होता है, मसल्स का फोर्स अप्लाई करता है। उसी तरीके से अगर हॉर्स जो है, घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं, घोड़ा गाड़ी जो होती है, जब वो आगे जाती है तो वो किसके मूवमेंट, किसकी वजह से आगे जाती है, घोड़ा जो है अपनी मसल्स को यूज़ करके फोर्स अप्लाई करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहलाती हैं। उसमें क्या होता है, जब मसल्स के थ्रू फोर्स अप्लाई किया जाता है और ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मस्क्यूलर फोर्स। फिर है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स अगर मूव करते हैं और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, उसके जो मोशन है उसको अगर अपोज करेगा, उसके मोशन को अगर अपोज करता है, तो वो फोर्स जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। जैसे मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो बॉल हम फेंकते हैं, बॉल जैसे ही हमने फेंकी थोड़ी देर बाद वो स्पीड होती है, और स्पीड होने के बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो चीज़ रुक जाती है। उसी तरीके से अगर हम साइकिल चलाते हैं तो जब तक हम पैडल करते हैं तब तक तो साइकिल की स्पीड बनी रहती है, लेकिन जैसे ही हमने पैडल करना छोड़ा वैसे ही थोड़ी देर तक तो मूवमेंट होता है साइकिल में, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होके वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। दैट मीन्स साइकिल एक ऑब्जेक्ट है और ग्राउंड एक ऑब्जेक्ट है। जैसे ही ये दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो साइकिल जब ग्राउंड के कांटेक्ट में है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिस भी डायरेक्शन में साइकिल मूव कर रही है, तो ग्राउंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ग्राउंड जो है, जो साइकिल की जो मूवमेंट है उसको रोकने की कोशिश करता है। तो साइकिल जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगी, ग्राउंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम होते होते वो चीज़ रुक जाती है। तो ये कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके जो मोशन है, जिस डायरेक्शन में उसका मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है वो कम होते होते बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया। जैसे अगर हम बोट चलाते हैं तो जब तक हम रोइंग करते हैं उसमें तब तक वो चलती रहती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप रुक जाती है। उसी तरीके से जब हम बॉल फेंकते हैं या हम साइकिल चलाते हैं, जब तक पैडल करेंगे तब तक साइकिल चलेगी, फिर धीरे धीरे करके रुक जाएगी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स के होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स को फिजिकली इंटरैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें जैसे आता है मैग्नेटिक फोर्स। अगर एक मैग्नेट है, मैग्नेट को के पास अगर आप कहीं पर भी आयरन की फिलिंग रख देंगे या आयरन के छोटे छोटे नेल्स रख देंगे तो वो दूर होने के बावजूद भी क्या होते हैं, उसके पास मूव करने की कोशिश करते हैं। तो दैट मीन्स मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया होता है, एक एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फोर्स होता है जो कि उस आयरन की फिलिंग्स को अपनी तरफ खींचता है। तो वो फोर्स जो मैग्नेट के थ्रू अप्लाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे कोई भी चीज़ है, अगर फॉल होती है, हम ऊपर से हम नीचे ही क्यों फॉल होते हैं, बारिश जो है ऊपर से नीचे क्यों जाती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। जो अर्थ की ग्रेविटी है उसकी वजह से वो चीज़ क्या होती है, नीचे आती है। तो इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब जैसे अगर आप दो बलून्स ले लो, उन दो बलून्स को आपस में रब करो, रब करने के बाद आप, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है, तो क्या होगा, जैसे ही हम उसको पास पास लाएंगे बलून को, वो रिपेल करेंगे, मतलब दूर दूर जाएंगे। तो ये जो चीज़ होती है, चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स अप्लाई किया जाता है ऑब्जेक्ट्स पर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेसिकली 5 तरीके के फोर्सेस हो गए, मस्कुलर, फ्रिक्शनल जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है। फिर है अब नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है और दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अल्टीमेटली नेट फोर्स मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा। कोई ऑब्जेक्ट्स अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेचुरली फोर्स क्या होगा, फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के फोर्स के इक्वल होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनके बीच का जो फोर्स है दैट वुड बी द डिफरेंस ऑफ देयर फोर्सेस। मतलब वो जो दोनों फोर्सेस हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इस रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। जैसे कि अगर हम एक बड़ा सा बॉक्स लें और दो जने एक ही तरफ से फोर्स अप्लाई करें, सेम डायरेक्शन में एक ही तरफ से दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो नेचुरली फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, दोनों जने जो मिलके फोर्स लगा रहे हैं वो अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर कोई बॉक्स है और एक जना एक तरफ से फोर्स लगा रहा है, दूसरा जना दूसरे तरफ से फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स किस तरफ मूव करेगा ऑब्जेक्ट, नेचुरल है जहाँ से ज़्यादा फोर्स आ रहा है उस तरफ मूव करेगा। और वो फोर्स कितना होगा, दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं उसका डिफरेंस होगा। तो अगर डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी डिफरेंस ऑफ देयर फोर्सेस, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ गया नेट फोर्स क्या होता है। का नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में जो है फोर्स क्या होता है, कितने तरीके का होता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये हमने किया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है और फोर्स और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से इसके अलावा प्रेशर जो है
लिक्विड्स भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, गैसेस भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूजुअली प्रेशर, हमने जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर या फिर प्रेशर कुकर, या फिर हम कहते हैं कि देयर इज़ अ लो प्रेशर रीजन इन बे ऑफ बंगाल, मतलब वहाँ पर जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। कई बार अगर हम फोरकास्ट देखें, जो वेदर फोरकास्ट आता है उसमें अगर हम देखते हैं तो कई बार ये वर्ड आता है लो प्रेशर एरिया इज़ बीइंग क्रिएटेड और लो प्रेशर रीजन इज़ बीइंग क्रिएटेड एट दिस लोकेशन। तो ये प्रेशर क्या चीज़ है और साइंस में इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को अपन पढ़ेंगे। प्रेशर बेसिकली कुछ भी नहीं है। अगर अपन एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देखें तो जैसे पॉइंटेड नीडल होती है या पॉइंटेड नेल होता है, कील अगर पॉइंटेड हो या नीडल अगर पॉइंटेड हो तो आप देखिए उसको आसानी से हम किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, मतलब आसानी से वो अंदर चली जाती है। या जैसे नाइफ़, अगर एकदम शार्प नाइफ़ हो, नया नाइफ़ हो तो क्या होता है, आसानी से एप्पल कट जाता है, हमें ज़्यादा जो है फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है बेसिकली फोर्स, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया और एक पर्टिकुलर एरिया में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कितने एरिया में कितना फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है। दैट मीन्स प्रेशर इज़ व्हाट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये इसका एसआई यूनिट है। दैट मीन्स प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे या फिर हम पास्कल में मेजर करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कि इसका रिलेशन क्या है, प्रेशर और फोर्स का क्या रिलेशन है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर फोर्स ज़्यादा होगा, दैट मीन्स फोर्स अगर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स कम है तो प्रेशर कम होगा। और इन्वर्सली का मतलब होता है, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। दैट मीन्स अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ये ऑपोजिट होता है। इन्वर्सली का मतलब होता है ऑपोजिट इफेक्ट, अगर एक चीज़ कम है तो दूसरी ज़्यादा होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक अगर ज़्यादा होगा तो दूसरा क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी, इस तरीके से वर्क करता है। तो फोर्स और प्रेशर का जो रिलेशन है, फोर्स और प्रेशर का रिलेशन क्या है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और अगर उस पर फोर्स कम अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब उसका प्रेशर भी कम होगा। अब इन दोनों का क्या रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। दैट मीन्स अगर एरिया कम है, इफ एरिया इज लेस देन प्रेशर वुड बी more, and if area is more then pressure would be less, ठीक है। तो ये चीज़ का हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसके एप्लीकेशन एवरीडे लाइफ में हमारे पास होते ही हैं। यूजुअली हमने देखा है पॉइंटेड नेल्स, मतलब कील जो पॉइंटेड है, नीडल्स जितनी भी सुई पॉइंटेड है, या शार्प नाइफ, इन तीनों का क्या रिलेशन है इससे, इन तीनों का रिलेशन ये वाला है, एरिया से रिलेटेड है। दैट मीन्स पॉइंटेड नेल है, पॉइंटेड नेल जो है वो जब वुडन ब्लॉक पे टच करता है तो जितना ज़्यादा पॉइंटेड होगा उसका एरिया वुडन ब्लॉक पे क्या होगा, एकदम कम होगा, कम एरिया कांटेक्ट में आएगा। तो कम एरिया कांटेक्ट में आएगा तो प्रेशर क्या होगा,
ज़्यादा होगा तो वो चीज़ आसानी से अंदर चली जाएगी। उसी तरीके से अगर शार्प नाइफ होगा, नाइफ अगर शार्प है, तेज़ है, तो उसका कांटेक्ट एरिया उस पर्टिकुलर फ्रूट से क्या है, कम है। तो फ्रूट से अगर कांटेक्ट एरिया कम है तो इसका मतलब इफ़ एरिया इज़ लेस देन प्रेशर इज़ मोर, तो वो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और वो चीज़ आसानी से कट जाएगी। उसी तरीके से दैट मीन्स एरिया इज़ लेस देन प्रेशर इज़ मोर, तो आसानी से चीज़ कट जाती है, या कोई भी नीडल आसानी से क्लॉथ में चली जाती है, या कोई भी जो कील है वो आसानी से वुडन ब्लॉक में चली जाती है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर है शोल्डर बैग्स हैव ब्रॉड स्ट्रैप्स। जितने भी आप स्कूल बैग्स वगैरह लेके जाते हैं, उन स्कूल बैग के जो शोल्डर स्ट्रैप्स होते हैं वो हमेशा चौड़े होते हैं, मतलब ब्रॉड होते हैं। जितने ज़्यादा ब्रॉड होंगे उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो इस वजह से वो हमें ज़्यादा हैवी नहीं लगता है। जितना ज़्यादा हम चौड़े ब्रॉड स्ट्रैप वाला बैग लेते हैं तो उसमें जितना भी सामान भरे हमें कंधों पर ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता है, क्योंकि एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि हमें लोड ज़्यादा फील नहीं हो सकता। इसीलिए क्या, जैसे इसमें थर्ड एग्जांपल है कि कैमल्स कैन वॉक इजीली ऑन सैंड। अब कैमल्स जो है वो सैंड पे आसानी से क्यों चल पाते हैं, और अगर हम सैंड पे चलते हैं तो हम अंदर की तरफ क्यों चले जाते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि कैमल के जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, वो काफ़ी वाइड होते हैं। वाइडर एरिया है, मतलब एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है। सैंड और जो उसका फीट है, पैर जो है, उसका एरिया वाइड है, तो दोनों का कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होने की वजह से अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो वो चीज़ अंदर तक नहीं जाती है। यही चीज़ अगर हम एग्जाम्पल खुद के ऊपर भी अप्लाई कर लें, अगर हम शूज़ पहन के जाते हैं, सैंड पे चलते हैं, तो हमारा पैर अंदर की तरफ चला जाता है क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया कम है। लेकिन अगर हम सैंड पे लेट जाते हैं तो हम अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि लेटने के बावजूद हम अंदर नहीं जाते, लेकिन जब हम चलते हैं तो हमारे पैर अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हमारे फीट का एरिया इतना ही होता है जो सैंड से कांटेक्ट में आता है, और जब हम लेटते हैं तो पूरा एरिया हमारा सैंड से कांटेक्ट में आता है। तो एरिया बढ़ता है तो प्रेशर कम अप्लाई होता है, जिससे हम अंदर की तरफ नहीं जाते हैं, और एरिया अगर कम होता है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे हम अंदर की तरफ चले जाते हैं। अब इसी वजह से जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो जो होते हैं वुडन स्लीपर्स पर फिक्स होते हैं। जो ट्रैक होती है, रेलवे लाइन जो होती है, उसके नीचे अगर आपने देखा होगा तो या तो आयरन स्लीपर्स होते हैं या फिर वुडन स्लीपर। स्लीपर मतलब चप्पल नहीं है, स्लीपर का मतलब है कि वो एरिया ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा ऐसे बीच में लगे हुए रहते हैं। तो वो जो है वुडन स्लीपर्स जो है क्या करते हैं, अगर रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रेन आएगी तो ज़्यादा प्रेशर फील होगा, तो कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि ट्रैक का एरिया कितना है, ट्रैक का एरिया तो इतना ही है। अब क्या होता है कि अगर इसके ऊपर ट्रेन जाएगी तो क्योंकि हैवी होने की वजह से प्रेशर जो है लगेगा और वो अंदर चला जाएगा, तो इसलिए कॉन्टैक्ट एरिया हम बढ़ा देते हैं। दैट मीन्स इस तरीके से ये वुडन स्लीपर्स लगा देते हैं जिससे कॉन्टैक्ट एरिया, सरफेस का, अर्थ सरफेस का एरिया और इस रेलवे ट्रैक का कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होगा, एरिया इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर कम अप्लाई होगा। ठीक है, तो इससे वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। उसी तरीके से जैसे पॉटर्स हैं, पॉटर्स मतलब कूली हमेशा सामान उठाता है तो हमेशा एक वो कपड़े को राउंड करके एक चीज़ बनाता है और उसको यहाँ पे रखता है और फिर सामान उठाता है। तो उससे क्या होता है, कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे उसे प्रेशर कम फील होता है। तो ये एवरीडे एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्रेशर एंड फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पोर्शन है, ये तो नॉर्मल प्रेशर क्या होता है और इसका रिलेशन फोर्स और एरिया से क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब जो अपन करेंगे दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करेंगे, पर पहले प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेंगे, उसके बाद हम ये चीज़ करेंगे। अब प्रेशर जो है
प्रेशर का हमने ये देखा कि किस फॉर्मूला फोर्स एंड प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, ये हम कर चुके हैं। प्रेशर किसके थ्रू, लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। अब जैसे लिक्विड्स किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सबसे पहले 3 कंटेक्स्ट में हम इसको ले लेंगे। प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स हाइट, तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे लिक्विड में प्रेशर इंक्रीज होता है। अब ये इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आप एक ट्यूब ले लीजिए, प्लास्टिक ट्यूब ले लीजिए, उसके नीचे एक बलून को टाई कर दीजिए, फिर इसमें पानी भरिए, पानी भरेंगे हम इतना तो ये बलून इतना फूलता है। फिर अगर हम जैसे जैसे इस पानी की लेवल को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये बलून जो है वो ज़्यादा फूलता जाता है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे लिक्विड की हाइट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन देख सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। किसी भी कंटेनर के में अगर हम लिक्विड भरेंगे तो वो लिक्विड जो है उसकी वॉल्स पे, उसकी दीवारों पे प्रेशर अप्लाई करता है। इसका एग्जाम्पल अगर अपन ले लें तो जैसे ये एक बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल आप ले लीजिए, इस प्लास्टिक बॉटल से एक ट्यूब कनेक्ट करके उससे एक बलून टाई कर दीजिए। जैसे ही हमने इसमें ये डालना चालू किया, लिक्विड डालना चालू किया, पानी डालना चालू किया, तो वैसे वैसे ये क्या होगा, बलून जो है वो फूलता जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो लिक्विड है वो इस कंटेनर की जो वॉल्स है उस पर प्रेशर अप्लाई करता है, तभी जाकर ये पानी यहाँ से होता हुआ इधर जाएगा और ये चीज़ क्या होगी, फूलती जाएगी, इन्फ्लेट होती जाएगी। दैट मीन्स प्रेशर इज लिक्विड एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। फिर है कि लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर ऑन सेम डेप्थ। दैट मीन्स अगर सबसे पहली बात तो जो लिक्विड है जितनी ज़्यादा उसकी डेप्थ होगी, जितना ज़्यादा उसकी गहराई होगी, उस गहराई पे उसका प्रेशर भी उतना ज़्यादा होता है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर सेम डेप्थ है तो प्रेशर भी सेम होता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बॉटल ले लेंगे, उसमें सेम हाइट पे होल्स कर देंगे। होल्स करने के बाद हम उसको ऊपर से सेलो टेप लगा देंगे, फिर उसमें पानी फिल करना चालू करेंगे। जैसे ही हम पानी फिल करेंगे फिर हम सेलो टेप हटा देंगे। तो जैसे ही हमने सेलो टेप हटाई वैसे ही पानी जो है इन होल्स में से बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो वो सेम विड्थ, सेम डिस्टेंस पे गिरेगा। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वही यहाँ से होगा और वही यहाँ से होगा। इसका मतलब क्या है, जो सेम डेप्थ है वहाँ पर प्रेशर भी क्या है, सेम है। इसीलिए जो पानी की जो दूरी है बाहर की तरफ गिरने की, उसका डिस्टेंस हर होल से सेम होगा। दैट मीन्स लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, और डेप्थ जितनी ज़्यादा होती है प्रेशर उतना ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर हम देखें जो सी डाइवर्स हैं, सी डाइवर्स अगर नीचे जाते हैं तो उन्हें स्पेशल सूट्स पहन के जाने पड़ते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि सी में नीचे की तरफ, नीचे जो सरफेस होता है उसकी तरफ जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए उन्हें वो स्पेस सूट्स पहनने पड़ते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए जितनी डेप्थ होती है उतना ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है लिक्विड में। ठीक है, दैट मीन्स लिक्विड जो है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। उसी तरीके से गैसेस जो हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर हम टायर ट्यूब है, टायर ट्यूब फुल होता है और उसमें आप नीडल घुसाओ तो आपको महसूस हो जाएगा, उसमें से जो हवा निकलेगी आप वो फील कर सकते हो। दैट मीन्स इट एक्सर्ट्स प्रेशर। उसी तरीके से अगर हम बलून इन्फ्लेट करते हैं, बलून फुलाते हैं, तो हम उसमें अगर होल करेंगे तो उसकी हवा से हमें पता चल जाता है कि कितना प्रेशर उसमें है। तो इस तरीके से गैसेस जो होती हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मीन्स क्या, इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। तो ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है इसमें भी क्या होता है, वेट होता है, और इसमें अगर वेट होगा तो ये भी क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। तो जो एटमॉस्फेयर, एयर के थ्रू जो भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, क्योंकि एयर का भी कोई ना कोई वेट होता है जिससे कि वो प्रेशर अप्लाई करता है हर एक ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें
तो जो रबर शक्कर होता है वो एकदम से अगर अपन एक फ्लैट सरफेस पे रखें और उसको दबाएं तो उसके बीच में और फ्लैट सरफेस के बीच में जितनी भी एयर है वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाने के बाद हमें उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ एयर जो है वो प्रेशर अप्लाई करती है, जिससे उसको बाहर पुल करना वापस दिक्कत होती है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है जिसकी वजह से अगर हम कोई चीज़ स्ट्रॉ के थ्रू पीते हैं तो वो लिक्विड ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि जो सरफेस पे जो प्रेशर है और स्ट्रॉ के अंदर का जो प्रेशर है उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर आता है। तो ये नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सारे एग्जाम्पल हैं। विद दिस वी कंप्लीट अप विद द प्रेशर चैप्टर, एट फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर। तो ठीक है, थैंक यू। I'm so sorry, say it one more time. Do you feel my love? I know you're mine. I'm so sorry, say it one more time. Do you feel my love?